बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बेशक जिस अजीम और अमेजिंग हस्ती की आज सालगिरह है, उनके गीत आज भी दुनिया गाती है। आज सालगिरह है, यौम विलादत है, यौम पैदाइश है ऑफ मैडम नूरजहान साहिबा। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। व्हाट अ ग्रेट वुमन, व्हाट अ फिनोमिनल वुमन। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो एक सिंगर नहीं थी, एक ट्रू आर्टिस्ट थी। जब वो हमारे साथ दुनिया में थी तब भी वो एक लेजेंड के लेवल पे थी, एक लिविंग लेजेंड थी। और अब वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़, उनके गाने, उनकी आइकॉनिक पर्सनैलिटी आज भी हमारे साथ है। मैं आज उनके गाने पे तो ज़रूर बात करना चाहूँगी। उनकी आवाज़ अमेजिंग, उनकी कंट्रीब्यूशन टू पाकिस्तान बहुत मेजर। पाको हिंद के पूरा जो ये सब कॉन्टिनेंट है, बल्कि इंटरनेशनली भी उन्होंने वो उस लेवल की फेम हासिल की जिसका सिर्फ लोग ख्वाब देखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्या अमेजिंग फैशन आइकॉन थी। जिस किस्म का वो मेकअप करती थी, जिस तरीके से वो तैयार होती थी, उनका लिबास सर से लेके पैर तक, उनके जूते तक, एक एक चीज़ परफेक्ट होती थी, इन सिंक होती थी। उसी तरह जिस तरह उनके गाने, उनकी आवाज़ परफेक्टली इन सिंक होते थे। 65 की वॉर, 71 की वॉर में उनकी और मेहदी हसन साहब की कंट्रीब्यूशन को कौन भूल सकता है। जिस तरीके से ऑलमोस्ट 24-24 घंटे रेडियो पे हमारे जो सिपाही हैं उनको मोटिवेट करना, मिली नगवे और मतलब अपने वतन को ट्रिब्यूट्स पेश करना। मैं आपको क्या बताऊं कि क्योंकि मेरा पर्सनल भी एक ताल्लुक़ मैडम जी की ख़ानदान के साथ इस तरह से रहा है कि उनकी जो बेटी जो अब दुनिया में नहीं है, ज़िले हुमा साहिबा, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में भी आला मकाम अता फरमाए। और फिर उनके बेटे अहमद अली भट्ट जो हमारे मुल्क के एक सुपरस्टार हैं। भट्ट साहब से तो मेरी बचपन से बहुत दोस्ती है और उनकी जो मदर हैं वो मेरी अम्मी की क्लास फेलो थी। तो मैडम जी की ऐसी अमेजिंग कहानियाँ सुनना, जिस किस्म की वो अमेजिंग आइकॉनिक मदर, देखिए वो एक वर्किंग मदर थी उस ज़माने में जब औरतें इतना काम की तरफ उनका रुझान नहीं होता था, और अगर होता भी था तो वो जो कहते हैं ना एक टेम्परेरीली। मीडिया में बहुत सी ख़वातीन जो आ भी जाती थी वो या शादी नहीं करती थी, या फिर अगर शादी करती थी तो फिर मीडिया से जो कहते हैं ना वो पर्दा कर जाती थी, उसको इग्नोर कर जाती थी। लेकिन मैडम जी ने टिल द लास्ट डे एज एन आइकॉन अपने आप को प्रूव किया। ये प्रूव किया कि एक वर्किंग वुमन जो है वो अपने घर को और अपने करियर को और अपने वतन को अपने साथ लेके आगे बढ़ सकती है। मैं सलाम पेश करती हूँ मैडम नूरजहां साहिबा को, जिन्होंने हम जैसे छोटे छोटे बिल्कुल अननोन टाइप आर्टिस्ट को मोटिवेशन दी और हमें एक तरह से सपोर्ट दी। आज वो हमारे साथ फिजिकली नहीं है, लेकिन इमोशनली हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है। जब भी हिम्मत हार रही होती हूँ या सोचती हूँ कि हाय काम और घर और ये सब चीज़ें और करूँ ना करूँ, तो मैडम जी जहन में आती हैं कि मैडम नूरजहां साहिबा ने बीमारी में, सुख में, दुख में, बच्चे, काम, अपनी मैरिड लाइफ, हर चीज़ को इतने खूबसूरत अंदाज में आगे लेके चली। और मैंने कभी उनकी कोई ऐसी तस्वीर या इमेज नहीं देखी जिसमें वो परफेक्ट नहीं लग रही। मतलब लोग हमेशा उनके गाने की बात करते हैं, मैं कहती हूँ कि अगर उस ज़माने में कोई ट्रू फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक परफेक्ट ब्यूटी थी तो वो मैडम जी हैं। ना कभी कोई मैडम नूरजहां इनसे पहले आई और ना ही उनके बाद आएंगी। मैडम जी ही हैं और हमेशा रहेंगी। मेरे अगर मैं ये कहूँ कि टिल द एंड ऑफ टाइम उनको अप्रिशिएट किया जाएगा तो ये बात गलत नहीं है। और आज भी हमारे जो यंग आर्टिस्ट हैं जब वो हिट या सुपरस्टार बनना चाहते हैं तो मैडम जी को ट्रिब्यूट ज़रूर पेश करते हैं कि उनकी रिकग्निशन हो जाए। क्योंकि मैडम जी का कोई भी गीत जब कानों में पड़ता है, अगर किसी और ने भी गाया हो उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, तो फ़ौरन इंसान रुक जाता है और पूरा गीत जो है वो सुनते हैं। और अगर कोई पूरी तरीके से वो जो कहते हैं ना कि उसको अदा ना करे प्रॉपर तरीके से या प्रॉपर तरीके से उसे ना परफॉर्म करे, तो लोग बड़ी तनकीद करते हैं, बड़ा गिला करते हैं, नाराज़ हो जाते हैं कि मैडम जी का इतना खूबसूरत गीत अगर इनको नहीं गाना आता था तो इनको नहीं गाना चाहिए था। सो मैडम जी एक ऐसी आइकॉन है कि लोगों की बस ख्वाहिश ही रह गई कि काश हम मिल लेते, काश उनके साथ कुछ लम्हे गुजार लेते। और बाय द वे उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा अमेजिंग था। बहुत से लोगों से जब मैं पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे काम किया करती थी तो जिन लोगों का उनसे बड़ा करीबी ताल्लुक़ था, जिन्होंने उनके साथ ज़्यादा काम किया था, वो हमेशा कहते थे कि मैडम जी की
ऐसा अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर था कि वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे, वो जो कहते हैं ना परफेक्ट टाइमिंग थी उनकी, और बड़ी ही पॉजिटिव हैप्पी पर्सनालिटी, लेकिन काम के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो ये थी हमारी ग्रेट मैडम नूरजहां साहिबा, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और आज क्योंकि मैडम जी की सालगिरह है, सब डिफरेंट लेवल के ट्रिब्यूट्स तो पेश कर ही रहे हैं, हम उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे आज आपसे, उन लोगों की, उन ख़वातीन से मुलाकात करा के जो अपनी अपनी कैपेसिटी में बहुत एफर्ट कर रही हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं, और वो जो एक ग्लास सीलिंग ख़वातीन के लिए क्रिएट की गई है उसको ब्रेक कर रही हैं। पिछले दिनों मैंने अपने सोशल मीडिया पे, अपने ट्विटर पे भी लिखा कि हर बंदा हम ख़वातीन के ऊपर अपनी राय ज़रूर थोपता है। हमेशा हमें कहा जाता है कि भाई पैदाइश से हमारी पढ़ाई के ऊपर सवाल होता है, हमारे उठने बैठने पे सवाल होता है, फिर जब हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो फ़ौरन टेंशन शुरू हो जाती है, अब इनकी शादी करनी है, हमारी शादी भी कहाँ होनी है उसका फ़ैसला कोई और करता है, शादी हो जाती है तो इस चीज़ का भी फ़ैसला कोई और करता है कि कब बच्चे पैदा करने हैं, कितने बच्चे पैदा करने हैं, बच्चे हो जाते हैं तो फिर हमें बताया जाता है कि हमने उन बच्चों को किस तरह पालना है, बच्चे जब पल जाते हैं तो फिर वो हमें बताना शुरू कर देते हैं कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। हमारी अपनी राय, हमारी अपनी ज़ात कब मैटर करती है। नो डाउट दुनिया बदल गई है, फेमिनिस्ट आगे आ गई हैं, लाइफ जो है वो एक डिफरेंट टेंजेंट पे निकल गई है, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ कि ख़वातीन को पिसना पड़ता है जब सैक्रिफाइस की बात आती है, या ये बात आती है कि भाई किसी ने तो कुर्बानी देनी है, तो हमेशा खातून को बस के नीचे फेंक दिया जाता है कि जाएं जी आप सैक्रिफाइस दें। घर में 10 बंदे होंगे लेकिन खातून को कहा जाएगा कि आप कुर्बानी दें। मेरा सवाल ये है कि हमारी जो इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग ख़वातीन हैं, हम उनको क्यों नहीं पुश करते, हम क्यों नहीं उनको इनकरेज करते कि वो आगे बढ़ें और बढ़ती चली जाएं और हमारे मुल्क का नाम उसी तरह रोशन करें जिस तरह मर्द हज़रात करते हैं। और बाय द वे, हमारे मुल्क की ख़वातीन किसी और मुल्क से कम नहीं, बल्कि हमारे मुल्क की ख़वातीन रिजिलियंट हैं, ब्रिलियंट हैं, और मैं कहती हूँ कि आज मैडम नूरजहां साहिबा को ट्रिब्यूट पेश हम करेंगे थ्रू ट्रिब्यूट टू अदर स्ट्रॉन्ग वुमेन जो अपना नाम बनाना चाह रही हैं। तो छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, फिर वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। सजीले जवानों ए वतन के सजीले जवान, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, वतन के सजीले जवानों। सरफरोशी है माँ तुम्हारा, जुर्रतों के परसदार हो तुम, जुर्रतों के परसदार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो पलक बोस दीवार हो तुम, कौम के क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे कि आप जानते हैं व्यूअर्स, हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं मैडम नूरजहां को, मलका तरन्नुम को, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आज उनकी सालगिरह है। हमें ज्वाइन किया है सैयदा हादिया हाशमी ने। व्हाट अ ब्रिलियंट यंग
आर्टिस्ट शी इज़ पाकिस्तान की बहुत ही अमेजिंग एक ऐसी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पहली अपनी अपीयरेंस जो की वो नेस्कैफ़े बेसमेंट में की इन सीज़न 5। करियर वहाँ से शुरू हुआ, अक्रॉस द बॉर्डर तक के लोगों ने इनको अप्रिशिएट किया, पाकिस्तान इंडिया दोनों में एक धूम मचा दी इन्होंने, बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत इनको पजीराई मिली। अपने स्कूल में नात और नेशनल सॉन्ग के कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करती रही हैं। बहुत ही मेज़मराइजिंग आवाज़ है हमारी बहुत ही प्यारी सी सैयदा हादिया हाशमी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि हमारी इतनी नन्ही सी मगर इतनी बड़ी सी आर्टिस्ट आज हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। अच्छा बेटा, मैंने अब करियर के स्टार्ट का पूछते हुए शर्मिंदगी हो रही है क्योंकि खुद आप इतने नन्हे से हो, अभी तो ज़िंदगी की स्टार्ट है, लेकिन हमने इस पर बात करनी है। लेकिन उससे पहले मैं व्यूअर्स को हमारे साथ जो म्यूजिशियंस हैं उनसे ज़रूर मिलाना चाहूँगी। देखिए, मैडम जी की हमेशा आदत होती थी कि जब वो अपना स्टार्ट करती थी परफॉर्मेंस, तो हमेशा जो उनके साथ म्यूजिशियंस होते थे उनको ज़रूर रिकग्निशन देती थी, और ये हर बड़े आर्टिस्ट की निशानी होती है क्योंकि बहुत से सिंगर्स आते हैं, परफॉर्म करके चले जाते हैं, अपने म्यूजिशियंस को अक्सर वो वैल्यू नहीं देते या उनको रिकग्निशन नहीं देते, जबकि म्यूजिशियंस के बगैर आपका गाना इनकम्प्लीट होता है। तो मोहसिन रज़ा ड्रमर हैं और बैंड को लीड भी करते हैं, हसन तारिक जो हैं वो ढोलक पे हैं, और आसिम अली जो है वो कीबोर्ड पे है। वेलकम करना चाहेंगे इनको शो पे और शुक्रिया अदा करेंगे कि वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। वैसे ऑन एंड ऑफ हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, बट आज स्पेशली इनका बहुत शुक्रिया क्योंकि आज हमारे लिए एज एन इंडस्ट्री बहुत बड़ा दिन है। मैडम जी की आज सालगिरह है। नादिया, करियर का स्टार्ट कैसे लिया? आई मीन मैडम जी के गाने परफॉर्म करना, रिव्यू पेश करना, इट्स नॉट ईजी। बड़ों की जान निकल जाती है, तो इतनी नन्ही सी जान ने कैसे कर दिया? एक्चुअली व्हेन आई वाज 7 इयर्स, तो एक दिन मेरे स्कूल में कंपटीशन हो रहे थे नातों के और तरानों के, तो मैंने अपने बाबा को कहा था कि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। एक्चुअली मेरे बाबा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, वो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने कहा था अगर आपका दिल करता है तो आप ज़रूर कर सकती हैं। तो उसके बाद फिर जो मेरे बाबा हैं और मेरी सिस्टर हैं वो मुझे आगे लेके गए कॉम्पिटिशन्स वगैरह में, लाइक मादरे मिलत, वहाँ पे मैंने पूरा 1 ईयर विन किया है, और जिसने पूरा 1 ईयर विन करना था उसको इतनी बड़ी ट्रॉफी मिलनी थी, वो मुझे मिली थी। और इसके अलावा भी मैंने बहुत से कॉम्पिटिशन्स विन किए हैं और अवार्ड्स भी विन किए हैं। उसके बाद फिर मेरे बाबा ने मेरा टैलेंट देखा और वह मुझे लाहौर की एक सुरतल म्यूज़िक अकेडमी है, वहाँ पर मैं सीखती हूँ। जब मैं वहाँ पे फर्स्ट डे गई, वो बहुत फ़नी टाइप था, लाइक मुझे वहाँ पे ना किसी भी इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं पता था, ये कौन सी चीज़ क्या है, लाइक ड्रम का भी नहीं पता, गिटार का भी नहीं पता था, और मैं कहती थी इसका प्ले कैसे करते हैं। तो फिर मैं कभी कभी ना चीज़ें को छेड़ देती थी, और जो मेरे टीचर है ना म्यूज़िक टीचर, वो कहते थे ये तोड़ना दे बस टीचर को। तो मैंने कहा कोई इंस्ट्रूमेंट सीखी है आपने? एक्चुअली मैं थोड़ा थोड़ा सीखती हूँ, लाइक हारमोनियम, गिटार, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इनको ज़्यादातर सीखूँ। और उसके अलावा फिर उसके कुछ ही देर बाद नेस्कैफे से ऑडिशन लेने आए जुल्फी अंकल, जो कि वहाँ के प्रोड्यूसर थे। तो मेरे जो टीचर हैं उन्होंने मेरी सबसे लास्ट में बारी लिखी थी, तो मैंने फिर सबसे ज़्यादा लेके एक सॉन्ग सुनाया था, हाथ से खुलने तेरियां यादें ने। जब मैंने वो सुनाया तो वो रोने लग पड़े। उन्होंने कहा ऐसी आवाज़, बहुत अच्छी आपकी आवाज़ है, उन्होंने मुझे नेस्कैफे बेसमेंट में आने का चांस दिया। फिर मैंने बोल हूँ पढ़ा और वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। और अच्छा, बोल हूँ क्यों सेलेक्ट किया? आई डोंट नो, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि अदनान वो आपने सेलेक्ट किया था या आपको दिया गया था? दिया गया था। अच्छा, दिया गया था। अच्छा, अब ये देखें ना व्यूअर्स, कितनी टफ चीज़ है कि एक यंग आर्टिस्ट जो आगे आ रहे हैं उनको इट वाज अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट कलाम, और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती से आपने बेटा निभाया है उसे। हम वो भी सुनेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब व्यूअर्स वापस आएंगे तो सैयदा हादिया हमारे साथ है, हम इनसे कुछ सुनते सुनते वापस आएंगे मैडम जी का ही, एंड देन बोल हूँ भी सुनेंगे, डोंट वरी, और फिर जानेंगे कि ये आगे जर्नी कहाँ तक कंटिन्यू हुई और आजकल क्या कर रही हैं, ब्रेक के बाद। चंदा से प्यार बावरी
झूम के फिर चांद रात झूम के फिर लाई है किरणों की हार बावरी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी चंदा से प्यार बावरी चकोरी। वंडरफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। सैयदा हादिया हाशमी हमारे साथ हैं। अच्छा, हमने नेस्कैफे तक तो बात की, बोल हूँ रिलीज हुआ और बहुत बड़ा हिट था। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने डिफरेंट जो एड्स हैं उनके सॉन्ग्स भी किए, और इसके अलावा मैंने कवर भी किए सॉन्ग, और इसके अलावा मैंने लेक्स स्टाइल अवार्ड विन किया 2020 का, बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर, और इसके अलावा सेपमा अवार्ड भी विन किया, और इसके अलावा बहुत से अवार्ड विन किए। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी के साथ भी काम किया मैंने। 6 सितंबर को एयरपोर्ट हटाते नेविक डे पढ़ा था मैंने, और इसके बाद ये 23 मार्च की परेड में भी मैंने किया था। और मैं समझती हूँ कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है कि मैं अपनी पाकिस्तानी आर्मी के साथ काम करूँ। लेकिन मेरे बच्चे ये बताओ कि पढ़ाई का इस वक्त क्या स्टेटस चल रहा है? क्योंकि देखो, जब इंसान काम में मसरूफ हो जाते हैं, इसीलिए तो एक जिंदगी का एक सिस्टम होता है ना, पहले आप पढ़ते हो, फिर आप अपनी फील्ड या अपने करियर को चूज करते हो, फिर आप उसमें काम करना शुरू करते हो। आपके तो काम ने आपको ही चूज कर लिया, एंड ड्यूरिंग पढ़ाई ये सारा कुछ चल रहा है, तो पढ़ाई का क्या सिचुएशन है? एक्चुअली स्टडीज़ आर नंबर 1, सो आई वांट टू बी अ डॉक्टर इंशाल्लाह। और अपनी क्लास में मैं हमेशा पोजीशन होल्डर रही हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी रहूँगी। तो यानी कि पढ़ाई साथ जी साथ चल रही है? बिल्कुल। तो पढ़ाई मैनेज में कैसे करती हो मेरी जान, जब पढ़ाई और इस तरह करके जाना पड़ता है? एक्चुअली मैं दिन में 2 घंटे सिंगिंग को देती हूँ और 3 घंटे पढ़ाई को देती हूँ। अच्छा जी। और व्हाट अबाउट स्कूल? मतलब स्कूल हो जाता है, स्कूल भी मैनेज हो जाता है। मतलब जैसे स्कूल तो जा रहे हो, उसके बाद जो है पढ़ाई वगैरह को 3 घंटे देती हो, प्लस 2 घंटे जो है वो। अच्छा, यानी कि दिन में वैसे बेटा सिर्फ 24 घंटे होते हैं। खाती कब हो, बाहर कब जाती हो? एक्चुअली नहीं, अब ये नहीं कि पूरे दिन ही मैंने म्यूज़िक वगैरह करना है, क्योंकि मेरे अपने फ़न को भी साथ रखना है ना, तो काफ़ी होता है कि मेरा काफ़ी खेलना बंद हो गया था, क्योंकि मेरे को कुछ लेकिन स्पोर्ट्स वगैरह कोई खेलती हो? जी बिल्कुल खेलती हूँ, लेकिन जब थोड़ी ज़्यादा मेहनत होती है, हमें थोड़ी चीज़ों को स्किप करना पड़ता है बीच में, लेकिन अभी भी मैं खेलती हूँ। अच्छा, अब तक आपके ख्याल से आपने सबसे अच्छा कौन सा गाना गाया है? कलाम या गाना, सबसे अच्छा क्या गाया है? सबसे अच्छा एक्चुअली कोई भी किसी चीज़ को प्रॉपर नहीं गा सकता, तो मैं तो सिर्फ कोशिश करती हूँ। अच्छा नहीं, बट अपनी कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद? अपनी कौन सी चीज़? बोल हूँ ही। तो फिर हम बोल हूँ ना सुने? बिल्कुल, मेरे ख्याल से बोल हूँ हमें सुनना चाहिए। माशाल्लाह उसने इतनी फेम हासिल की, एंड एक्चुअली वही बेस बना जिससे आपको फिर नेशनल और इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली। बल्कि आई थिंक हमारे पास शायद कमेंट्स भी हैं सोनू निगम के, जो अक्रॉस द बॉर्डर से उन्होंने आपको कमेंट्स भेजे। फिर आई थिंक हदीका कयानी साहिबा ने, और भी बहुत से लोगों ने, आतिफ असलम ने भी आपके काम पे कमेंट किया। और आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड से एक वो जो कहते हैं ना कि एक इन्फ्लक्स आया ऑफ पीपल, जिन्होंने कहा कि यार क्या बात है हमारे इस टैलेंटेड बच्चे की। तो इफ़ वी हैव कमेंट्स, हम वो अभी हमारे पास कमेंट्स नहीं है, चलो हम सॉन्ग की तरफ चलते हैं, कलाम की तरफ चलते हैं, बोल हूँ की तरफ।
पागा मारे रे रे सारी नी सा धा नी रे सा विच सजदे सोच किसे होर दी क्यों दिल में तेरे दर्द है रोग है क्यों क्या है तू क्यों है तू सोच जरा अड़ जा अपनी जंग तू कर दे सबको रंग तू बना ले छोटी सी दुनिया हो जा मस्त मलंग तू बोल बोल तू एब्सोल्युटली वंडरफुल, माशाल्लाह so much. माशाल्लाह। अच्छा व्यूअर्स, हम जल्दी से ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ब्रेक की तरफ बढ़ने से पहले आपकी मुलाकात कराएंगे ब्रेक के बाद। टीज़र देना चाहूँगी। एक यंग टैलेंटेड एक्ट्रेस, एक मॉडल, आज वो एक पायलट हैं और बड़ी ही इंटरेस्टिंग उनकी स्टोरी है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग वुमन। आज मैडम नूरजहां साहिबा की सालगिरह का दिन है, हम उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनकी अचीवमेंट्स को जब सेलिब्रेट करते हैं तो फिर उन्हीं की जो उनसे जो लोग इंस्पायर्ड हैं उनसे हम आज बात भी कर रहे हैं, और जो लोग अपना नाम एज वुमेन इस इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश कर रहे हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। तो एक बहुत ही ब्रिलियंट यंग पर्सन जो आज एक पायलट भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं, उनसे मिलेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। हाँ व्यूअर्स, ये जो आप इमेजेस देख रहे हैं ये हमारा चौधरी की हैं। हमारा चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है आफ्टर द ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। हमारा इतनी दफ़ा इंटरव्यू किया है एज एन एक्ट्रेस एंड एज अ मॉडल, बट आज पायलट, मतलब बताया तो था आपने कि मैं ये कर रही हूँ, लेकिन बहुत से लोग जो मीडिया में इन्वॉल्व होते हैं वो फिर मीडिया के ही होके रह जाते हैं और इस तरफ ज़रा कम ही निकलते हैं। तो ये क्या माजरा है? एक्चुअली लोगों का ना थोड़ा सा ये मिसकंसेप्शन भी है कि शायद मीडिया के लोग जो हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, या मतलब माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं वो साथ साथ डिग्री, मैंने आपको उस टाइम बताया था, मुझसे मास्टर्स कंप्लीट करी थी, जब साथ साथ करी थी। फिर मुझे ये था कि एक इंटरेस्ट डेवलप होता है विद टाइम, आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होता है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में मज़ीद। तो बस इतनी सी है अभी तक यही इस खोज में लगी हुई है कि मैं क्या चाहिए। आप मिल गया जो चाहिए या मज़ीद और कुछ सोचना है? नहीं मिल गया। पता चले बाद में कहे कि जी मैंने वो डीप सी डाइविंग इंस्ट्रक्टर बनना है, कोई नया कोई। नहीं ऐसा शौक नहीं है अभी कोई। अभी हाँ अभी नहीं है। आप अभी ही कहें, आपका हाँ, कुछ पता नहीं आगे इस वाली लड़की का हमें कुछ नहीं पता। हाँ तो फिर मैंने घर में बात की, बट घर में ये था कि एविएशन में लड़कियों का इतना फ्यूचर नहीं है और ये वो। तो मैंने कहा देखिए फ्यूचर तो कहीं भी नहीं होता। पहले आप लोगों ने मीडिया का बोला, अल्लाह पाक ने वहाँ इज़्ज़त दी, यहाँ भी अगर मेरी किस्मत में है तो मुझे मिल जाएगा जो मैं चाहती हूँ। फिर खैर थोड़ा सा काम बिल्कुल साइड पे करके अपनी पढ़ाई वगैरह स्टार्ट की, अपनी चीज़ें स्टार्ट की। कितना लंबा प्रोसेस होता है एविएशन में फाइनली एक फुल पायलट बनने में? CPL तक ऑलमोस्ट 2 इयर्स लगते हैं,
और मेरा ऑलमोस्ट 1.5 हो चुका है। लेकिन उससे पहले आपकी मतलब पढ़ाई लिखाई क्या ज़रूरी होती है उन लड़कियों के लिए जो एविएशन में आना चाहती हैं? थोड़ा सा गाइड करो कि प्रोसेस क्या है। अच्छा, ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पर आते हैं अर्ली एज में, मतलब जैसे आपने अपना इंटर किया है या अपने ओ लेवल्स किया है, हाँ, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, हाँ, ए लेवल्स करने के बाद आप जो है वो आ जाते हैं। क्योंकि मैंने तो मास्टर्स किया हुआ, वैसे भी इंटर वगैरह किया था, तो इस वजह से मुझे यहाँ का ज़्यादा आइडिया है। मेरे साइंस सब्जेक्ट्स भी नहीं थे, बट ये कि आपको थोड़ा सा ऑब्वियसली मैथ्स अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा आपको चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग साथ साथ डिग्री कर रहे होते हैं। मैंने मास्टर्स की थी तो मेरे पास ये एक बेनिफिट था, प्रॉपर आपका पहले मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद आपकी 3 मंथ्स की आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, 3 मंथ्स की ग्राउंड क्लासेस होती हैं। मीनवाइल आपका प्रोसेस चल रहा होता है जिसमें आपका लाइसेंस वगैरह जो है यानी कि वो अप्लाई आपका एफए करना जरूरी होता है। बिल्कुल। और मतलब कि मिनिमम यानी कि आपने 12 to 13 इयर्स ऑफ स्कूलिंग कंप्लीट करनी है, उसके बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर एविएशन स्कूल। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और अभी जहाँ से मैं कर रही हूँ वो एयरफोर्स का है, एयर ईगल के नाम से, और अभी तक लाहौर क्या पाकिस्तान में बेस्ट है वो, बिकॉज ऑब्वियसली एयरफोर्स है। मेडिकल के बाद मेरी 3 मंथ्स की ग्राउंड क्लासेस हुई, फिर साथ साथ प्रोसेस चलता रहा लाइसेंस का। फिर लास्ट दिसंबर में मेरा लाइसेंस आया एंड देन आई जस्ट स्टार्टेड माय फ्लाइंग। नहीं तो अब फ्लाइंग की क्या स्टोरी है? मतलब फ्लाइंग किसके लिए फ्लाई कर रही हो, क्या कर रही हो? मैंने भी कंप्लीट किया है अपना प्राइवेट पायलट लाइसेंस। ठीक है, उसके 40 आवर्स होते हैं जिसमें 7 सोलोज होती हैं, बाकी सारे आप इंस्ट्रक्टर जो हैं उनके साथ फ्लाई करते हैं। देन उसके बाद होती है कमर्शियल फ्लाइंग, जो है वो आपकी स्टार्ट होती है। कमर्शियल के भी मैंने कुछ आवर्स कर लिए हैं, बट अभी छोटा सा ब्रेक लिया है बिकॉज मैं कंटिन्यूसली फ्लाई कर रही थी। लास्ट 1 साल में जो है, जिसे कहते हैं एक प्रॉपर ब्रेक, आप कहते हो मैंने वेकेशंस पे जाना है कुछ, अब फिर साथ साथ शोज़ हैं, काम शाम की कॉल्स थी, काम तो खैर मैं इतना ज़्यादा मैं वो नहीं कर रही, शोज़ कर रही हूँ। एंड देन अभी एक छोटा सा ब्रेक लूँगी, स्कर्दू जाऊँगी एंड देन वापस आके फिर से फ्लाइंग स्टार्ट करूँगी। अब कितने आवर्स कंप्लीट करने हैं कमर्शियल पायलट बनने? ये बेसिकली होते हैं 190 और मेरे ऑलमोस्ट 70। जिसमें प्राइवेट के 40 ऐड होते हैं कि नहीं? 40 ऐड होते हैं, तो वो 40 प्लस 150 और। आप बस ये समझ लें कि लेवल 1 होता है प्राइवेट पायलट लाइसेंस एंड लेवल 2 होता है कमर्शियल। ओके। तो प्राइवेट कंप्लीट हो गए, कमर्शियल के भी मैंने जो है कर लिए हैं, ऑलमोस्ट मेरे ऑलमोस्ट 70 हो गए इक्वल, मतलब एड अप करके उसे। अभी बाकी मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा ये बताओ कि किस वक्त ये रियलाइज़ हुआ कि यू वांट टू फ्लाई? मतलब किस चीज़ की, क्या ऐसा वाकया, क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आपने सोचा कि मैंने फ्लाइंग की तरफ जाना है? एक्चुअली मुझे ट्रैवल का शुरू से बहुत शौक, क्योंकि आपने बड़ी मुश्किल से अपने आप को वो जो कहते हैं ना विद फैमिली को ऑन बोर्ड किया कि मीडिया में काम करो। आई रिमेंबर जब इनिशियली मैं आपका एक इंटरव्यू किया था तो हमारा इसी चीज़ पे इंटरव्यू हुआ था कि घर वाले नहीं मान रहे थे। अंडरस्टैंडेबल है, मेरे भी नहीं मान रहे थे। अब की जो जनरेशन है दे आर वेरी लकी। जिस तरह सईदा हादिया, इनके फादर ने इनको कहा कि करना है बेटा, मैं हाँ कर लो, लेकिन अब्बू ने भी फिर हाथ पकड़ पकड़ के, बहन ने, फैमिली ने, साथ सब कोई ना कोई जाते हैं। बहुत बड़ी हमारी एज में पता है बेटे क्या प्रॉब्लम होती है कि कोई हमारे साथ जा नहीं सकता, क्योंकि हर बंदे वो हमारा वो स्टेज होता है कि भाई अब आप इंडिपेंडेंट हो करो, और वो फिर अकेले करते हुए घर वाले घबराते हैं। बिल्कुल। अच्छा मेरे साथ ये था कि मुझे ट्रैवलिंग का शुरू से था शौक, और फिर जब मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो मैंने कहा यार वाई पैसेंजर सीट, वाई नॉट पायलट। अब वो उस चीज़ में थोड़ा सा घर वालों को इस चीज़ की तरफ लाना मुश्किल था, बिकॉज पाकिस्तान में PIE 2% कोटा दे रहा है लड़कियों को। आर यू जोकिंग? PIE सिर्फ 2% कोटा और वो 2% भी मतलब वो एक लड़की थी जिन्होंने केस किया था, फीमेल पायलट थी जिन्होंने केस किया था, उसके बाद हमें मिला था। आई होप कि अभी बहुत सारी प्राइवेट एयरलाइंस आ रही हैं और लड़कियों को, फीमेल पायलट को चांस इंशाल्लाह मेरी बल्कि रिक्वेस्ट है फ्रॉम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, हमारे नेशनल कैरियर है, डेफिनेटली लड़कियों का कोटा बढ़ना चाहिए, बल्कि टू बी ऑनेस्ट 50-50 होना चाहिए। पाकिस्तान की फीमेल पॉपुलेशन 51%, 52% के करीब है, तो खवातीन तो वैसे ही मर्दों से ज्यादा है। बिल्कुल। और ये एक बड़ी ही ब्रिलियंट फील्ड है जाने के लिए। और पता है इसी वजह से बहुत सारे पेरेंट्स घबराते हैं कि मतलब वहाँ पर 2% है, जाकर आपका पता नहीं चांस होगा नहीं होगा, आप कोर्स करने के बाद आप घर तो नहीं बैठ जाओगे। ऑब्वियसली व्हेन यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी और आप इतनी एफर्ट कर रहे हो तो फिर थोड़ा सा कॉन्शियस होना बनता है। बस खैर उसके बाद फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बोला। मेरे बाबा जो है वो पढ़ाई में, लाइक मेरी बहन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, भाई मेरा आर्किटेक्ट है। मेरे अब्बा ने फिर सोचा कि यार पढ़ना पड़ेगा, बच्ची पढ़ लेगी। मैंने कहा ठीक है। मास्टर्स तो खैर किया हुआ है, इट्स नॉट लाइक अगर इसमें ना कुछ बने तो जॉब नहीं कर सकते, लेकिन मुझे बहुत अफसोस होगा व्यूअर्स अगर इस लेवल पे पहुंच के और मतलब अपना कमर्शियल लाइसेंस इसको मिल जाए और फिर आगे से घूम के कहा जाए कि जी सॉरी हमारे पास तो कोटा ही नहीं। दैट वुड बी वेरी वेरी सैड। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो मुझे अब लग रही है वो ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारी प्राइवेट एयरलाइंस आ रही हैं, तो
ऑब्वियसली जब जॉब का एक क्रिएट होगा तो फिर लड़कियों को भी चांस मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे आज हमने आपकी बेस्ट फ्रेंड को भी इनवाइट किया है, ज़रा उससे भी पूछते हैं कि ये जो बार बार लड़की अपना माइंड चेंज करती रहती है उसकी क्या राय है इसके बारे में। वो भी यंग लेडी पढ़ रही है, तो ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम उनको भी बुलाएंगे आफ्टर द ब्रेक, एंड देन ऑफ कोर्स जब ब्रेक से आएंगे तो सॉन्ग सुनते हुए आएंगे। हादिया हमारे साथ है, तो सिर्फ उनको बैठाना तो नहीं, कुछ उनसे सुनना भी है आफ्टर अ ब्रेक। जो होली जी लेने मेरा नाम था मर जानिया, मर जानिया, होए जो होली जी लेने मेरा नाम। सुनिए तू कूक मेरी, सुन कदी हुक वे, सुन कदी हुक वे। सुनिए तू कूक मेरी, सुन कदी हुक वे, सुन कदी हुक वे। मेरे नाल हो जिया करना सुलूक वे, जिंदड़ी मरूक एडी घुट के ना फड़ मेरी बांह, मैं था मर जानिया, मैं मर जानिया, होए होए जो बोली जे लेने मेरा नाम। सच आंदे वादे झूठे, झूठा होंदा प्यार वे, झूठा होंदा प्यार वे। सच आंदे वादे झूठे, झूठा होंदा प्यार वे, झूठा होंदा प्यार वे। करके मोहब्बतां कोल जान हार वे, किए मार जद कहदियां ने मैनू सखिया, मैं था मर जानिया, मर जानिया, होए होए जदों होली जी लेने मेरा नाम, जदों होली जी लेने मेरा नाम, मैं था मर जानिया, मर जानिया, होए होए जदों होली जी लेने मेरा नाम। थैंक यू। माई ब्रिलियंट लिटिल बेबी गर्ल, और है भी ना बिल्कुल नन्ही सी जान, जिसको हम सिंगल, आज माशाल्लाह सेट पे तीनों सिंगल पसलियां हैं और एक बड़ी सी पसली यहाँ बैठी हुई है जिसका नाम जुगन काजिम है। जो तीसरा स्मॉल साइज का एक पीस हमारे साथ आया है वो है खुनशा खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस नाम का मतलब बता दो। इस नाम का इसको मतलब है लिख मुबारक। लिख के मैंने सीखा है खुनशा। जी, इसका मतलब क्या? बेसिकली इसका ओरिजिन पर्शियन है और इसका मतलब है मुबारक, समथिंग दैट ब्रिंग्स लक टू यू। वैसे इसका नाम नूर होना चाहिए था क्योंकि नूरानी सा चेहरा माशाल्लाह हमारे साथ आके Thank you बैठ so गया much. माशाल्लाह। बाय द वे सिर्फ चेहरे पे ना जाए, हमारा बच्चा बड़ा ब्रिलियंट है, सीएसएस कर रहा है। जी, और कोशिश है। इस लड़की को कैसे जानती हैं आप? ये लड़की मेरी पिछले 11 साल से दोस्त है। आई एम सो सॉरी। यू बेटर मी। मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि जब मेरी और फैसल की शादी हुई ना जी। तो बड़े लोग आए ना और फैसल को मिले और आके ना हाथ मिलाया और कहा सर बड़ा अफसोस हुआ। मैं क्योंकि इसको जानती हूँ इसलिए कह रही हूँ, बड़ा अफसोस हुआ। बेसिकली शी इज अ डिफिकल्ट पर्सन और काफ़ी चैलेंजिंग है ये। और आपको पता है पायलट की जॉब कोई आसान नहीं होती और मीडिया को पहले टैकल करना और फिर साइड बाय साइड आपको अच्छा, ये एज अ पूरा बेस्ट कोर्स करना फ्रेंड है। मुझे जी। एक बात बताओ खुंचा, ये जब इसने कहा कि मैंने ये करना है, देखो माँ बाप तो अपना बहुत ज्यादा मोहतात होके चलते हैं, जी, बट बिल्कुल। फ्रेंड्स बड़ा ब्लंटली बता देते हैं कि यार ये Either you क्या? can do this or not, yes. जब इसने आके पहले मीडिया का कहा तो आपका क्या ओपिनियन था? उसके बाद जब इसने कहा कि अब मैं ये करना चाहती हूँ तो क्या कहा? बेसिकली मैं खुद भी मीडिया सी थी तो इसलिए हमारी एक एफिलिएशन इस तरह से बन गई थी। और मीडिया के बाद जब इसने मुझे ऑल ऑफ अ सडन कहा कि मैं पायलट का कोर्स कर रही हूँ, मैंने कहा यू क्रेजी,
मतलब वुड यू बी एबल टू फ्लाई अलोन इन हाई अप इन द एयर। तो इसने कहा नहीं यार मैं कर लूँगी। फिर ग्रेजुअली हम लोग कांटेक्ट में रहे। इसने बीच में कहा भी कि मैं छोड़ देती हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं तुम इतनी आगे तक आई हो, गो अहेड, तुमने मीडिया में इतनी चैलेंजिंग सिचुएशंस में भी काम किया है, तो यू शुड परस्यू दिस। एंड अदर डे आई गॉट अ कॉल, हाय आज मेरी सोलो फ्लाइट थी। मैंने कहा आर यू सीरियस, तुमने अकेले प्लेन फ्लाई किया था? हम ये देख भी रहे हैं साथ साथ इमेजेस एंड वीडियोस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने कहा मीडिया में थी जी। फिर मीडिया क्यों छोड़ा? बेसिकली मैंने एक ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन किया था मगर मेरी रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई थी, तो इस वजह से फिर मेरी स्टडीज़ भी थी, आई वाज डूइंग बैचलर्स दैट टाइम। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, CSS इज़ द जॉब आई वांट टू परस्यू। तो सिंस देन आई हैव बीन इन्वेस्टिंग इन दिस फील्ड। अच्छा यहाँ पे मैं बेटा आपका ओपिनियन भी लेना चाहूंगी, क्योंकि देखो हमारी जो ये वाली जनरेशन है इसने अब आगे बढ़ना है और अपने आप को इस्टेब्लिश करना है। बेटे आपको जब आप देखते हो कि लड़कियों को लोग आगे नहीं बढ़ने देते, या जैसे अभी बात हुई कि सिर्फ 2%, यानी कि अगर 100 लोग ज्वाइन करेंगे कि उस इदारे की जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें से 2 खवातीन होंगी, बाकी जो 98 लोग हैं वो मर्द होंगे, तो ये बात तो अनफेयर हो जाती है। तो आप कैसा फील करते हो उसके बारे में? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। लाइक जो मेरी म्यूज़िक टीचर हैं सर ज़ियाउल हक, वो एकेडमी में म्यूज़िक सिखाते हैं और ज़्यादातर बॉयज़ होते हैं मेरी एकेडमी में। मैं ये नहीं कहती गर्ल्स नहीं होती, गर्ल्स भी होती, लेकिन ज़्यादातर सिंगिंग में भी ज़्यादा हम मर्द देखते हैं और इक्का दुक्का लड़की वंस इन अ ब्लू मून आगे आती है, और बॉयज़ ज़्यादातर होते हैं। तो मैं देखती हूँ अगर वो ज़्यादा हैं तो फिर गर्ल्स क्यों नहीं ज़्यादा, उनके माँ बाबा उनको क्यों नहीं सपोर्ट करते। एंड आई एम वेरी लकी कि मेरे बाबा मामा इतने सपोर्टिव हैं और मुझे वो हर चीज़ में आगे करते हैं, लेकिन काफ़ियों के नहीं भी करते। यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर लड़के जो कर सकते हैं वो लड़कियाँ क्यों नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कह अच्छा, मैं बिल्कुल सही कह रही है मेरा बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है। अब ये बात एक यंग बच्ची जो अभी स्कूल लेवल पे अपनी तालीम हासिल कर रही है उसको ये सेंस है, लेकिन जो हमारे बड़े जो मतलब एक सर्टेन एज के लोग हैं उनको ये सेंस क्यों नहीं प्रिवेल करती। आपने एक ब्रेक में बात रेज की थी, जरा वो बात जरूर। अच्छा मुझे ये लगता है कि हमारी सोसाइटी का ना एक बस वही कॉन्सेप्ट है कि डॉक्टर बहू चाहिए, लेकिन शादी के बाद उससे घर के खाने बनवाने हैं, उसे प्रैक्टिस नहीं करनी। एक माइंडसेट मतलब एक्चुअली कहते हैं कि हमें बच्ची चाहिए जिसने कम से कम मास्टर्स किया हुआ हो, कोई उससे प्रोफेशनल लाइन में हो। अच्छा अब एक बच्ची इतना टाइम पढ़ के डॉक्टर बन जाती है, फिर उसे कहते हैं तू बैजा कर। और ये कितनी बड़ी ज्यादती है। या तो मतलब अगर आपने उसे घर में ही बिठाना है तो फिर आप किसी ऐसे इंसान को लेकर आएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इस चीज में खुशी मिलती है। और बाय द वे देयर आर गर्ल्स हु एक्चुअली जस्ट जो होम मेकर्स बनना चाहती हैं और हम होम मेकर्स को 180% सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो टफ काम है। लेकिन एक बच्ची जो डॉक्टर बनी है ये सोच के बनी थी ना कि मैं आगे कंट्रीब्यूट करूंगी, या एक जो पायलट बन रहा है उसे ये है कि मैंने कमर्शियल फ्लाइंग करनी है। फिर या तो आप मतलब पहले ये चीज़ डिसाइड करें कि भाई हम आपको बाद में करने देंगे। अब उसी माइंडसेट की वजह से जब हम जॉब की तरफ आते हैं तो वहाँ पर भी होता है कि यार इसकी शादी हो जाएगी लड़कियों की, कहाँ ये जॉब जो है ये परसू करेंगे, इसलिए बेहतर है इनका कोटा कम रखा जाए। टफ है, अगर पास हो भी गई तो कोई गारंटी तो नहीं है कि यू विल गेट अ जॉब। बिल्कुल, एजुकेशन में तो आपको बहुत डिफिकल्टीज आती है। अदर देन दैट यहाँ फेवरेटिज्म है एंड वी लिव इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। जब ये किसी एम्पावर्ड वुमेन को देखते हैं या एक ऐसी औरत जो कि चेंज के बारे में बात करती है, बेसिकली इनका जो पेट्रियार्कल माइंडसेट और जो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर है वो चैलेंज होता है। फिर जो पावर स्ट्रक्चर्स जो मेल डोमिनेंस को सपोर्ट करते हैं या उसे ज़्यादा कंसोलिडेट करते हैं, जब उनको थ्रेटन किया जाता है दे कम फॉरवर्ड और फिर ये सारे सोशल इकोनॉमिक बैरियर्स जो है वो मुझे लगता है कि आजकल लाइक जो टाइम जा रहा है इसमें दोनों जो पार्टनर्स हैं उन दोनों को मिलकर करना चाहिए काम, बजाय इसके कि एक घर बैठा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हमारा ने कही जो मैं अक्सर व्यूअर्स कहती हूँ। देखिए आजकल के ज़माने में आजकल जो फाइनेंशियल मसाइल चल रहे हैं दुनिया में, ड्यूअल इनकम हाउस होल्ड बड़ा ज़रूरी है। और क्योंकि इकोनॉमी इतनी ज़्यादा सफ़र की है कोविड की वजह से, एक के पास जॉब होती है वो उसकी जॉब छूट जाती है और वो अगर एक बंदा ही घर का सरबराह होता है फाइनेंशियली तो बेड़ा गर्क हो जाता है पूरे सेटअप का। सो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़, एक तो बच्चियों को तालीम के इस ख़जाने से आप भी अपने घर में हर बच्ची को पढ़ाएं और बच्ची को उस लेवल तक पढ़ाएं कि वो अपना कुछ कर सके अगर वो करना चाहे। हम ये नहीं कह रहे कि बच्चियों को जबरदस्ती जॉब की फील्ड में डालें, लेकिन इफ देयर इज अ ब्रिलियंट सिंगर, इफ देयर इज अ ब्रिलियंट CSS करके शी गेट्स ग्रेट ग्रेड्स, शी शुड गेट अ गुड पोस्ट आल्सो। इफ शी इज अ पायलट देन शी शुड आल्सो गेट अ जॉब एज अ कमर्शियल पायलट। मतलब हम क्यों घरों पे बैठ जाएं अगर हमारा जी नहीं चाह रहा? अगर तो दिल चाह रहा है तो 100% बैठे। दैट्स वंडरफुल कि आपने घर के ऊपर फोकस करना है। लेकिन कुछ लोग साहिब हैसियत नहीं होते, 2 लोगों को निकलना पड़ता है। अब दूसरे मेंबर को नौकरी नहीं मिल रही, क्वालिफाइड वो 100% है, शायद अपने शोहर से भी ज्यादा, क्या करें? ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
व्यूअर्स, ये जो आपने इमेजेस देखी हैं ये एक बहुत ही बाहिम्मत यंग लेडी की हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक सिंथेटिक कैप टाइप है जिसको विग के तौर पे पहना जाता है। तपती गर्मी में ये पहनना, रबड़ का मास्क अपने मुंह पे पहनना, उसके ऊपर मेकअप, उसके नीचे मेकअप, और फिर ये इतना हैवी सा आउटफिट पहनना। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप इस किस्म की तपती गर्मी, जून, जुलाई, अगस्त, और गर्मी ना भी हो, मतलब ये चुभता है। और अगर ये आप सर पे पहनेंगे तो कितना कुछ। आप सोचें कि अगर बालों में कोई क्लिप या पिन ऐसी होती है जो चुभ रही हो तो इंसान की जिंदगी अजीरन हो जाती है। साइमा सरवर ये डेली पहन के निकलती हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। मैं आपको क्या कह रही थी अभी थोड़ी देर पहले, व्यूअर्स ब्रेक से पहले, कि हम लोग जो हमारे मुल्क में खवातीन हैं उनको इतना एम्पावर ही नहीं करते कि वो आगे बढ़ के अपने लिए कुछ कर पाएं। और अगर कोई क्राइसिस का वक्त आता है तो फिर वो क्या करें। अस्सलाम वालेकुम साइमा। अस्सलाम वालेकुम। साइमा, ये क्या माजरा है? मतलब सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी निदा यासिर साहिबा का कि वो इस स्टोरी को मंजर आम पे आई थिंक लेके आई थी और उन्होंने आपका इंटरव्यू भी किया था। मैं निदा का थैंक यू करना चाहूँगी। और आज आपके साथ शो करने का रीज़न भी ये है, एक फॉलो अप शो हम करना चाह रहे थे ये देखने के लिए कि आपसे कुछ कमिटमेंट्स, कुछ वादे किए गए, उनका क्या बना। क्योंकि व्यूअर्स होता ये है कि उस वक्त जब कोई मामला या कोई चीज़ मीडिया में आती है ना, हर बंदा आगे बढ़ के हेल्प करना चाहता है। बाद में जब वो मामला ख़त्म हो जाता है या कोई नई स्टोरी आ जाती है तो पिछली कमिटमेंट्स कभी कभी भुला दी जाती हैं। सबसे पहले तो साइमा जी, जिन लोगों ने आपका नहीं देखा वो इंटरव्यू, अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साइमा है और मेरे मतलब वालिद की डेथ हुई तो उसके बाद 2 भाइयों की डेथ हो गई ना। हुआ क्या था? जी, एक हार्ट अटैक से फोत हुए, उनके 4 बच्चे थे। तो भाभी ने 18 दिन के बाद शादी कर ली, आगे तो बच्चे भी वो ले गए। उसके बाद छोटा भाई था 25 ईयर ओल्ड ना, तो एक एक्सीडेंट में मुगलपुरा में न्यूज़पेपर में भी आया था उसका, ड्यूरिंग एक्सीडेंट उसकी जो है डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। 3 डेज़ के बाद हमें बॉडी मिली उसकी ना, मिल ही नहीं रही थी हॉस्पिटल में, हमारी इतनी अप्रोच भी नहीं थी। उसके बाद ना मतलब मैं मैरिड लाइफ जी रही थी, 7 माह हुए थे मेरी शादी को। तो जब बड़े भाई की डेथ हुई तो मैं वालदा के पास आ गई क्योंकि फैमिली में कोई था नहीं। तो मुख्तसर ये कि जब ससुराल वालों ने ये कहा कि जी आप मतलब रह लो इधर, बाकी सिस्टर्स के बच्चे थे। तो 2 माह बाद छोटे की डेथ हो गई। जब छोटे की डेथ हुई तो मेरे ससुराल से नोटिस आ गया कि आपकी वालदा को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, आप उधर ही रहो, आप वापस नहीं आइएगा। मुझे भी यही लगा कि वालदा को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि सारा कुछ तो चला गया ना, 2 भाई भी चले गए, फादर भी चले गए, तो एक घर खाली हो गया। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उन पे वो भी ख़त्म हो गई, सारा घर एकदम से टूट गया। हम लोग अपने घर से रेंट पे आ गए। ये सारे मामलात फेस किए हमने। तो तब मैं स्टडी भी कर रही थी, मुझे डॉक्टर बनने का शौक़ था, फादर का भी शौक़ था कि मैं डॉक्टर बनूँ। FSC में मैंने अच्छे 98 ग्रेड पे मेरे यहाँ जो है मास के बाद मैंने कहा कि चले मैं आगे इंशाल्लाह ताला करूँगी तो आगे मेरी लाइफ बन जाएगी। मैम उसके बाद जब भाइयों की डेथ हुई तो उसके बाद डे बाय डे वालदा टूट गई ना, हार्ट अटैक की पेशेंट ऑलरेडी, उन्हें फिर हार्ट अटैक हुआ तो एक कार्डिक इशू है उनका, दूसरा उनके एक गट टाइप निकल आया हार्ट के बैक साइड पे, डिफरेंट टाइम्स पे वो रिलीज़ होता रहता था, वो एक अलग पेन मेरे लिए आ गई। तो इसी दौरान ना मैंने बड़ी सिस्टर की डेथ हुई, एक बेटी हमने रखी हुई है अपने पास, भांजी मेरी। मैंने उससे मशवरा किया कि मुझे जॉब करनी चाहिए, मतलब अब मुझे लगता है कि ज़िम्मेदारी मुझे लेनी चाहिए। तो फिर मतलब ये सोच सोच में 3-4 माह गुजरे। तो फाको पे जब नौबत आई तब मैं घर से निकली, मैंने कहा कि नहीं मुझे जॉब करनी है। तो 2 जॉब एक्सपीरियंस मेरे, मैं ये नहीं कहती सारी दुनिया गलत हो सकती है, वो 2 जॉब एक्सपीरियंस मेरे इतने बैड थे कि आगे मैंने खुद को आजमाया नहीं। अगर बुरा ना मनाएं तो मुख्तसर अगर बता दें कि जॉब एक्सपीरियंस बैड क्यों थे? वहाँ पे ना 2 लड़कियाँ और भी काम कर रही थी मैम। मैंने सोचा कि चले फीमेल का ना एक बड़ा अच्छा सा एक होता है ना, हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकती हैं। तो वहाँ पे 3-4 माह जॉब करने के बाद मुझे बाद में पता चलता है कि सर कहते हैं कि ये पर्सनल सेक्रेटरी की तरह ना, लाइक मतलब कि मेरी प्रॉपर्टी है। तो वो जब ये कहा गया ना, यू विल डू ऑल समथिंग, कि आपको सब कुछ करना पड़ेगा, आपकी जॉब से रिलेटेड है, करना है जी, जो भी हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। तो उसमें ये भी आता है कि मैं बाहर कहीं जाता हूँ आउटिंग पे तो गाड़ी में आप मेरे साथ जाओगे आओगे। तो मुझे होता था कि वालदा इंतज़ार कर रही हैं और बीमार हैं,
तो मुझे गाड़ी में जाना इस तरह मुनासिब नहीं लगेगा। मैंने ये रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा जी आप लोगों कास्ट से बाहर हो जाती हो, आप लोगों को इज्जत दी जाती है तो आप लोग लेते नहीं हो। तो ये चीज़ें भी काफ़ी मैंने फेस की, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि हाथ पकड़ने तक कहा गया जी आपको नहीं पता साइमा, आपके ये मुश्किलें कोई भी मुश्किलें नहीं हैं। तो फिर जी हाथ पकड़ के कहा कि तुम सब कुछ कर सकते हो, यू विल डू ऑल समथिंग ना, तुम एक औरत हो के तुम ये कह रही हो तुम मजबूर हालात से गुजरी, क्या नहीं होता। वो चीज़ें मैं फेस नहीं कर पाई। तो फिर मैं घर आती हूँ तो मैंने मतलब फर्स्ट से पहले ही मैं जॉब छोड़ दी, मेरी सैलरी भी क्लियर नहीं हुई तो मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। सेकंड पे भी मुझे स्टेट लाइफ में जॉब मिली, वहाँ पे भी मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस इसी तरह का था, गिव एंड टेक वाला, तो मैंने छोड़ दी। मैंने नहीं जी, क्योंकि मेरी वालदा मुझे बहुत ब्रीफ करती थी, तो वो यही कहती थी कि किसी की जीनत बनना, बिस्तर पे जाके किसी के इस तरह से करना, इससे बेहतर है मजबूरी में ही सारे फैसले लिए जाते हैं ना। जिस्म फरोशी मजबूरी में है, जना मजबूरी में है, या लाइक कि मतलब नशा भी बेचा जाता है मजबूरी में, भीख भी मांगी जाती है, तो मेहनत क्यों नहीं की जा सकती। तो मैंने ये सोच के ना अपने लिए ये क्लोन का गेटअप जो है वो अरेंज किया। और ये ख्याल कैसे आया साइमा, मतलब ये कोई काफ़ी मतलब मैम एक दिन ना मैंने पहले भी शेयर किया मैम निदा यासिर के प्रोग्राम में कि मेरी वालदा को एक दिन करंट लगा ना, तो तब मुझे फील हुआ कि आज कुछ भी हो जाता तो मेरे पास इतने भी नहीं वसाइल कि आज कुछ भी मेरे साथ हो जाता, कुछ भी हो सकता था, तो मैं किसको जाके कहती। हम जिंदा हैं तो कोई नहीं पूछता, तो मर जाते तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो तब मैं निकली घर से, तो मैंने एक मतलब मेन के स्टॉप के ऊपर ही ना एक 12-13 साल का बच्चा देखा जो गेटअप पहन के ना ये वाला बच्चों को एंटरटेन कर रहा था, कुछ बुक्स सेल कर रहा था। तो हम जब घर से निकलते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो मुझे भी लगा वन लेसन मोर इन माई लाइफ। मैंने उसे पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो उसने कहा जी फादर की डेथ हो गई, 2 मेरी सिस्टर हैं, वालदा मेरी किसी के घर काम करती थी, बीमार है। तो मुझे उसकी ये बात बड़ी लगी कि ये 13 साल का बच्चा माँ की कफालत कर सकता है, तो मैं इतनी एज में मैं क्यों नहीं मेहनत कर सकती। तो सेम डे मैं उसे कमिटमेंट करती हूँ कि मुझे भी आप ये गेटअप अरेंज करके दें, तो वो ये मास्क और ये विग वो ला के देता है। ये फ्रॉक मैंने खुद स्टिच की है, वो फिर मैं नेक्स्ट डे उसके साथ चली जाती हूँ। और सर्विस हॉस्पिटल में मेरी वालदा एडमिट थी, डॉक्टर अफसर भट्टी की वार्ड में, और मैं शाम को ये गॉन पहन के निकलती थी, और मैं बाहर ये नीचे मैंने ये पहना होता था, और मैं गॉन उतार के वो सारी चीज़ें सेव करती थी, और ये गेटअप पहन के मैं बच्चों को एंटरटेन करती थी। फर्स्ट डे मैंने 370 समथिंग अरेंज किए, तो लगा कि जैसे अम्मी की मेडिसिन आ सकती हैं, इससे कुछ भी हो सकता है इससे। तो डे बाय डे ये मतलब मेहनत की तरफ मैंने खुद को जो है ढाल लिया ना, मतलब मार दिया खुद को, डेली मरना। और मैंने ये भी बर्दाश्त किया कि लोग मुझे थप्पड़ भी मार के जा रहे होते थे, लाइक कि शीमेल है या कोई मेल पर्सन है। तो शायद मैं यही करती रहती, सड़क पे ही रहती। आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोगों ने इस चीज़ को इतना हाईलाइट किया और मुझे आज यहाँ पे ला के बिठाया। एक बच्चा था लड़का बाइक पे, तो उसने मेरी ना विग खींच ली, तो कैचर भी साथ ले गया। वो बाल खुले तब एक्सपोज हुआ कि ये एक लेडीज़ है, ये एक औरत है। तो वो फिर माल रोड पे एक शोर साहब, और विद इन 3-4-5 मिनट में ना मीडिया आता है और वो मुझे एक्सपोज कर लेता है। अच्छा, यहाँ से फिर आगे क्या हुआ व्यूअर्स हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, साइमा सरवर हमारे साथ हैं। जी साइमा, तो ब्रेक से पहले तक तो आपने हमारे साथ ये शेयर किया कि मीडिया में एक तरह से आपका एक्सपोजर हो गया क्योंकि किसी ने आपके सर से उस तरह विग उतारी और कैचर भी उतर गया। जब बाल खुले तो लोगों को पता चला कि यहाँ पे तो फीमेल है, मीडिया पहुँच गया, फिर क्या हुआ? फिर मैम उन्होंने एक इंटरव्यू लिया जो मैं एग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने फोर्स किया कि नहीं, राबिया मिर्ज़ा नाम था उनका। तो मतलब उसके बाद फिर चल जो मेरे घर में कमल आफ्ताब आई, सबसे पहले मेरे घर वो आई। तो उन्होंने देखा कि हमारे घर की कंडीशन ये है कि एक चारपाई है तो जगह नहीं बचती, रास्ता नहीं होता। तो उन्होंने जो वीडियो क्लिप बना के उसको एक्सपोज किया और उसके बाद मेरा नंबर दिया वहाँ पे। उन्होंने पर्सनली भी मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। कमल आफ्ताब ने कुछ अमाउंट उन्होंने मुझे दी कि ये आप अपनी वालदा के लिए यूज़ कीजिएगा, मुझे खुशी होगी, एज ए गिफ्ट उसने कहा। तो उसके बाद ये होता कि उस वीडियो के बाद मुझे काफ़ी कॉल्स आती हैं, फिर मैम निदा भी या जिस तरह से वो करते करते मामला हैं। गवर्नमेंट तक बात गई थी, तकरीबन 4-5 इंटरव्यू के बाद ना मेरे घर में उस्मान बुज़दार साहब ने एक एक्शन लिया। मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। फिर उन्होंने मुझे जॉब की अनाउंसमेंट की, लेकिन एक थोड़ा सा फेक जो है ना न्यूज़ आई
कि मुझे 3.5 मरले का घर भी दिया गया है, ये न्यूज़ भी ARY पे भी आई है, और 3 लाख रुपया भी ऑन द स्पॉट दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ना मुझे घर दिया था और मुझे ख्वाहिश भी नहीं है, यकीन करें मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है कि मुझे घर भी देते वो या दें, तो वो एक अलग मैटर था। लेकिन उसको एक्सपोज ऐसे किया गया कि जो लोग मेरी हेल्प करना चाह रहे थे ना, वो लोग फिर मुझे मुबारक देना शुरू कर दी उन्होंने कि आप साइमा आज एक स्टेज पे हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह कि आज आपको घर भी मिल गया है और आपको सपोर्ट भी मिल गई है, तो आज आपकी वालदा ठीक हैं ड्यूरिंग प्रोसेस। जबकि ये अनाउंसमेंट हुई थी कि मेरी वालदा का ट्रीटमेंट भी करवाया जाएगा, ये ट्रीटमेंट करवाया जाएगा। आई थिंक आपको ऑन द स्पॉट 50,000 रुपए जी, दिए थे। 50,000 मुझे 50,000 आपको दिए थे, और उसके अलावा अभी जॉब आपको नहीं मिली, प्रोसेस में है, ये कहा गया है कि प्रोसेस में है। और दूसरी बात ये है कि इनकी अम्मी के ट्रीटमेंट की भी पेमेंट गवर्नमेंट के एंड से नहीं हुई। नहीं हुई, अच्छा, नहीं हुई। मैं डेली अपनी वालदा की मेडिसिन खुद ही अरेंज करती हूँ, वही 350 वाला हिसाब है। और कुछ दिन मुझे वहाँ पे माल रोड अब मुझे छोड़ के एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठना पड़ता है छुप के कि मुझे अब दोबारा से वो लोग इस तरह ना करें। तो नाउ टुडे मैं ये आज भी इसी तरह वर्किंग कर रही हूँ। तो मेरे लिए अगर इनको बाय द वे व्यूअर्स एक कमिटमेंट किसी ने ये भी की थी कि हम ना आपको वो एक खोल देंगे बुटीक जी, वो लोग भी पीछे हो गए क्योंकि बुटीक की इनको कमिटमेंट की थी, क्योंकि उनको ये लगा कि इनको 3 मरले 3.5 मरले का घर भी मिल गया और पैसे भी मिल गए। इनको टोटल 50,000 रुपीज़ मिले थे। कवल आफ्ताब ने भी कुछ छोटा सा एक अमाउंट दिया था इनको, और उसके बाद एक्चुअली कुछ अभी तक नहीं हुआ। इंशाल्लाह होगा, इन प्रोसेस है। हम भी डेफिनेटली राब्ता करेंगे गवर्नमेंट एंड पे और रिमाइंड करेंगे। होता है कि कभी कभी एक चीज़ मिस हो जाती है, ये टाइम लगता है, बट अभी तक यही हुआ है। और शायद किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने जी मैम यूके में होती हैं, आशा नाम है उनका, 30 साल उनकी एज है मैम। उन्होंने कल ही मेरे लिए मतलब इतनी मतलब बड़ी अनाउंसमेंट की, उन्होंने कहा कहीं भी बता दो, मेरी कोई चैरिटी नहीं है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं एक स्टोर पे जॉब कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मैं तुम्हारी वालदा का, तुम्हारे घर का रेंट और जितनी भी मेडिसिन का, इलाज का जितना भी एक्सपेंस है वो सारा मैं करने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने आपने कह तो दिया है, बट बात ये है कि जब वो आएंगे तो इंशाल्लाह पेमेंट फिर नहीं मैम, उन्होंने आज मैं यही उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, बल्कि शायद मैं आज बड़ी खुश हूँ। मैं जब रास्ते में थी तो मुझे बैंक से मैसेज आया था कि उन्होंने मेरे अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी है। तो उन्होंने कहा कि ये आप किसी को भी ना बताइएगा अमाउंट कितनी है, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं बताऊँ कि मेरे लिए वो बहुत बड़ी अमाउंट है जो उन्होंने इस टाइम में, इतने टफ टाइम में वो मेरे साथ खड़ी हुई है। और तो मुझे उन्होंने वही वाली बात है ना कि जो किया। कमिटमेंट्स की जाती हैं उनको पूरा करना चाहिए। अब देखिए उन्होंने चले भेजा इस महीने, अल्लाह करे कि वो हर माह भेजती रहें, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है व्यूअर्स, जॉब अगर मिल जाती है साइमा को, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, तो फिर वो अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोच सकती हैं, मैं भी डोनेशन पे नहीं रहना चाहती। दैट लेडी आयशा अल्लाह उनको खुश रखे, उनको जिंदगी दे, लेकिन प्रॉब्लम ये कि कभी उनके ऊपर अगर टफ टाइम आता है और वो नहीं फिर भेज सकती, तो फिर जो आप उन पे डिपेंडेंट हो जाएंगी एक और स्यापा होगा। सो द पॉइंट इज प्लीज जो कमिटमेंट्स इनसे की गई हैं हम रिक्वेस्ट करें कि अगर उनको पूरा कर दिया जाए तो क्या ही बात है। साइमा थैंक यू, आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर किया। यहाँ पे जल्दी से मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। खालिसपुर के गिव अवेज हैं जो हम अपने व्यूअर्स को देना चाहेंगे। ये गिफ्ट बॉक्स अगर आप जीतना चाहते हैं खालिसपुर का, तो इनकी वेबसाइट्स पे, इनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उस पर जाएँ और 5 और लोगों को टैग करें, और जब आप 5 और लोग टैग करेंगे तो आपको इनकी तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, जो बेस्ट जिसके ऊपर रिस्पॉन्स होगा, जिस पे बेस्ट इंटरेक्शन चलेगा। रॉ प्योर एंड 100% खालिसपुर के प्रोडक्ट्स हैं, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, इम्यूनिटी बूस्टर्स है, प्रीमियम क्वालिटी हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। www.khalispur.com पे जाएँ, .pk पे जाएं और खालिसपुर को ऑर्डर करें। इनके ये प्रीमियम बॉक्सेस भी बहुत अमेजिंग हैं। 5 बॉक्सेस हैं जो हम एज गिव अवेज आप लोगों को देना चाहेंगे, बट आपको उसके लिए सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करना पड़ेगा। ये तो होगी खालिसपुर की बात। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ इंटरेस्टिंग सा करेंगे। ये मैंने आपको दिखानी है बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारी सी ज्वेलरी। बाय द वे बोरजान के सिर्फ
शूज़ नहीं होते इन द मार्केट. दे हैव एब्सोल्युटली फैबुलस बैग्स, ऑल्सो एक्सेसरीज़ हैं, ज्वेलरी है, स्कार्फ्स भी आपको मिल सकते हैं कलरफुल. मर्दों के लिए भी बहुत सी एक्सेसरीज़ हैं. पॉरजान की जो सब ब्रांड है गिग, वो आदमियों के फॉर्मल शूज़ बनाती है. उसके अलावा स्लिप ऑन्स भी हैं, लेस अप्स भी हैं. प्लस अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई सवाल हैं पॉरजान से रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके कर सकते हैं. प्लस www.porjan.com.pk पे जाएं और ऑनलाइन ऑर्डर करें. मैंने पर्सनली भी जाके चूज़ करने थे 2-3 जूते, 10 जूते उठा के आ गई. आज भी बाय द वे आई एम वेयरिंग वन ऑफ माई न्यू शूज़ फ्रॉम पोरजान. यूजुअली जो है ना इस कलर जो डार्क ब्लू टाइप होता है तो लोग काले पहन लेते हैं. ये देखिए, आई वेंट एंड आई सेलेक्टेड दिस डार्क ब्राउन कलर and I absolutely love it. Not even this tan color. By the way, हमेशा जब शूज़ आप लें तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ट्राई एंड गेट दोज कलर्स जो आप हर चीज़ के साथ पहन सकते हैं. मैंने एक बड़ा मज़े का बेबी ब्लू भी उठाया, वो भी पहनने के लिए वेट कर रही हूँ. आई गॉट दिस लवली मिंट ग्रीन टाइप शूज़, वेल लाइट मिंट ग्रीन. बट मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि पोरजान के स्टोर्स पे जाके फिजिकली जाके देख लें तो बेस्ट है. लेकिन अगर नहीं जा सकते, ऑब्वियसली कोविड एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, तो www.porjan.com.pk पे जाएं और ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं. हमारे पास कुछ तोहफ़े हैं हमारा. आइए ज़रा हम आपको भी एक गिफ्ट देना चाहेंगे पोरजान की तरफ से. Thank you so much. एंड साइमा जी, एक तोहफ़ा हमने आपको भी देना है. हमारे शो का आप हिस्सा बनी. गॉड ब्लेस यू और अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करें. आ जाओ मेरी जान. अच्छा व्यूअर्स, मैंने इनसे वादा किया, मैं ऑन एयर भी आप लोगों से कमिटमेंट करती हूँ कि गुज़ार साहब तक हम इनका पैगाम पहुँचाएंगे. देखिए, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कभी कभी मसरूफ़ होते हैं, कभी कभी वो चीज़ को इन प्रोसेस कर देते हैं, लेकिन प्रोसेस डिले में होती है. इनको कमिटमेंट की गई थी कि इनकी वालदा का इलाज प्लस इनको जॉब भी दी जाएगी. 50,000 की जो कमिटमेंट की गई थी वो साइमा जी को दी गई. उन्होंने मुझे अभी ब्रेक में भी कहा है कि मैम किसी ने मुझे ना नहीं की, ये बात क्लियर कर दें कि ये नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे, लेकिन अभी महीना हो गया तो अभी कुछ आगे बढ़ा नहीं है. तो मैंने इनको यही वादा किया, हम किसी को यहाँ पे बुरा नहीं कह रहे, ये नहीं कह रहे कि कोई कमिटमेंट नहीं अपनी पूरी कर रहा. हम सिर्फ जो है एक रिमाइंडर दे देंगे, बल्कि आज के शो की क्लिप ही सर को भिजवा देंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे. ही इज़ अ वेरी गुड मैन. माशाल्लाह वो आगे बढ़ के बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करते हैं. और इंशाल्लाह आपका ये जब हो जाएगा मामला तो फिर हम आपको बुलाएंगे और बताएंगे कि साइमा क्या जॉब कर रही हैं. और हम ये भी बताएंगे कि अम्मी का इलाज कहाँ तक पहुँचा है. लेकिन आप लोगों ने इनकी अम्मी का नाम लेके व्यूअर ज़रूर दुआ करनी. अम्मी का नाम क्या है? नसीम अख्तर. नसीम अख्तर. मेरी तो दादों का भी यही नाम था, नसीम अख्तर. हाँ जी. तो आपने नसीम अख्तर के लिए दुआ करनी है और नाम लेके और कहना है या अल्लाह ताला उनको जल्द मतलब उनको क्या कहना था मैंने कि उनको जल्द सेहत याब करें. पता है, माँ की बात आती है ना तो ज़ुबान लड़खड़ा जाती है. अभी मैं यही कह रही थी, मुझे कहती है मम्मी की तस्वीर दिखाऊं. मैंने कहा अगर उनकी बीमारी की तस्वीर है मुझे मत दिखाना, क्योंकि देखें जैसे सबकी औलाद सांझी होती है उसी तरह माँ बाप भी सांझे होते हैं. अल्लाह ताला हम सब के माँ बाप को सेहत और लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे. मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी मैं जब 21 साल की थी. अक्सर जब लोगों को देखती हूँ अपने फादर्स के साथ, जिस तरह भी हादिया भी बता रही थी कि उनके अब्बू जो उनकी बहुत सपोर्ट करते हैं. बिकॉज बाप और माँ जब साथ होते हैं ना तो एक छत आपके सर पे होती है. दुनिया में कुछ भी हो जाए ना, यू फील सेफ एंड सिक्योर. तो इनकी अम्मी डायबिटीज़ की पेशेंट है, उनका जो इलाज चल रहा है और जो एक चीज़ रिमूव भी होनी है, ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है क्योंकि डायबिटीज़ में ज़ख्म बड़ी मुश्किल से भरता है. तो आपने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है इनकी अम्मी के लिए, क्योंकि व्यूअर्स कुछ नहीं किसी के लिए कर सकते ना, उसको दुआ दें. मैं आपको वादा करती हूँ उस दुआ के एवज शायद वो बिल्कुल ठीक हो जाए. मेडिसिन जहाँ पे रुकती है ना वहाँ पे दुआएं काम करती हैं. तो हमने बहुत सी दुआएं करनी है साइमा की अम्मी के लिए. हम लोग टफ टाइम से गुजरते हैं, धक्के खा लेते हैं, यू नो. हमारा आप मेरी जान आदिया, हम सब जब माँ बाप की तकलीफ़, औलाद की, किसी अपने की देखते हैं ना तो कलेजा फट जाता है. खैर, थोड़े से हैप्पी नोट पे शो को क्लोज़ करते हैं. आपकी अम्मी के लिए सब दुआएं करेंगे, इनका प्रॉमिस है हमें. और हम आज का प्रोग्राम क्लोज़ करेंगे. आदिया, थोड़ा सा मूड हमारा बेहतर कर दे मेरा बेटा. ओवर टू यू. लुत्फ वो इश्क में पाए के जी जानता है रंजे भी ऐसे उठाए
मुस्कुराते हुए वो मजमाए अगयार के साथ, मुस्कुराते हुए वो मजमाए अगयार के साथ, मुस्कुराते हुए वो मजमाए अगयार के साथ, आज यूं बस में आए हैं कि जी जानता है, जी जानता है लुत्फ वो इश्क में पाए हैं। इन्हीं कदमों ने तुम्हारे, इन्हीं कदमों की कसम, इन्हीं कदमों